वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और हमारे चैप्टर नंबर 1 का शीर्षक है माता का आंचल। माता का आंचल इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने पाठ के परिच्छेदों में पढ़ा था कि जो बच्चे हैं उनके पिताजी और माताजी बच्चों से बहुत स्नेह करते हैं। बच्चे भी अपने माता और पिता से बहुत स्नेह करते हैं और किस प्रकार से माँ और पिताजी अपने बच्चों को हर समय अपने पास रखते हैं। सुबह से लेकर बच्चों को कुछ अच्छी आदतें देना चाहते हैं, इसका वर्णन हमने देखा। आगे भी पाठ के परिच्छेदों के द्वारा भोलानाथ किस प्रकार से अपने माँ और पिताजी से स्नेह रखते हैं, इसका वर्णन हम पढ़ेंगे पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा। भोलानाथ जो इस पाठ का पात्र है, वह कहता है कि जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा तुम अब राजा हो, खेलने के लिए जाओ। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंगा धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे, अर्थात पैरों में कुछ नहीं डालते थे, चप्पल विप्पल कुछ नहीं डालने थे। एक बार खेलने की इजाजत मिल गई तो अपने खिलौने के साथ बाहर आंगन में चले जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। अब देखिए, माता लोग जब काम काज निपटा लेते हैं तो बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और सरसों का तेल या अन्य किसी भी प्रकार का तेल लेकर अपने बच्चों के सिर पर लगाते हैं। अब उसके पीछे भी माँ का स्नेह ये होता है कि बच्चों को जितना तेल से सिर पर लगाया जाएगा, बच्चों का सिर उतना ही शांत रहेगा, उनकी तेज बुद्धि के लिए अच्छा रहेगा। इस प्रकार के माँ के ऐसे अनुमान तर्क रहते हैं। और इस प्रकार से भोलानाथ की माँ भी, मैया भी जब समय मिलता था बच्चों को पकड़ लेती थी और उनके सिर पर सरसों का तेल लगाना आरंभ कर देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे। अब देखिए, जब बच्चे रोने लगते थे तो बाबूजी क्या करते थे, माँ को डांटते रहते थे, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ते थे। लेकिन माँ भी ना बच्चों की मानती थी ना पिताजी की, वह बच्चों को पूरे रूप से सिर पर तेल लगाकर ही उनको छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। अब देखिए, माँ अपने बच्चों को किस प्रकार से तैयार करती थी कि नाभि और लीलार का अर्थ क्या होता है, माथा पर काजल की बिंदी लगाती थी। अब उसके पीछे भी कारण होता है कि माँ को लगता है कि हमारे बच्चे कितने प्यारे होते हैं और अन्य लोगों की उनको नजर न लग जाए, इसलिए उनको नजर न लगने के लिए काला टीका लगाया जाता है। तो इस प्रकार भोलानाथ की माँ भी उनको उनके नाभि पर और पेट पर जो नाभि होती है वहां पर और माथे पर काजल की बिंदी लगा देती थी और फिर अच्छे से उनके बाल बांधकर उनको तैयार कर देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब देखिए, बच्चे कैसे रोते रहते थे, लेकिन माँ सुनती थी नहीं। फिर ऐसे तैयार होने के बाद वो रोते रोते अपने बाबूजी के पास चले जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोड़ने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। अब पिताजी बच्चों को रोते हुए बच्चों को मनाने की कोशिश करते हुए बाहर आते और बाहर आकर क्या देखते थे कि बच्चे की बाट जोड़ने वाले अर्थात इंतजार करने वाले खेलने के लिए बालकों का एक झुंड अर्थात समूह मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अब देखो, बच्चे जैसे ही अपने मित्रों को, दोस्तों को देखते थे तो अपना रोना भूल जाते थे। क्योंकि बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। अगर वह वैसे ही बच्चे रोते रहेंगे तो उनके दोस्त उनको चिढ़ाते रहेंगे। आपके भी दोस्त चिढ़ाते ना, अगर आप हमेशा रोते रहते हैं, अपने माता पिता को छोड़कर खेलने के लिए नहीं जाते, तो बच्चे क्या करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार वह उन बच्चों को, अन्य दोस्त उनको न चिढ़ाए, इसलिए भोलानाथ क्या करते थे, जैसे उनके दोस्त दिखाई देते थे अपना रोना भूल जाते थे और उनके साथ खेलने के लिए चले जाते थे। सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे और अपने हमजोलियों के साथ, हमजोली अपने दोस्त, सखा, फ्रेंड्स, इनके दल में, उनके ग्रुप में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे करने अर्थात अलग तरह के खेल के प्रकारों को खेलना।
अब आगे लेखक कहते हैं कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। अब देखो बच्चे जहाँ पर भी उनको खेलने के साधन, तो खिलौने की जरूरत होती है बच्चों को, नहीं जो हम कितने भी आपके भी परिवार वाले आपके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आते होंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे आपके दोस्त मिले उन खिलौनों को भूल जाते हैं और तरह तरह के दोस्त मिलकर ऐसे खेल कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई अन्य तरह का कोई भी एक पात्र बनकर खेलना आरंभ कर देते। उसी प्रकार से यहाँ पर भोलानाथ अपने दोस्तों को मिलकर उनके घर के आंगन में या चबूतरे पर खेल आरंभ कर देते, तरह तरह के नाटक खेलते थे। अब जहाँ पर उनके पिताजी नहाते थे उसी पर चौकी पर जाकर उनका रंगमंच बनता था। नाटक खेलने के लिए जो स्थान होता है उसे रंगमंच कहा जाता है। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। अब देखो वहीं पर एक छोटे छोटे पत्ते रहते हैं पेड़ के, उसको उसमें उसे इकट्ठा कर देते थे, फिर उसमें कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियां, गीली मिट्टी की जिलेबियां। अब देखिए वह घर में जो देखते थे खाने के पदार्थ या पिताजी माँ या अन्य सदस्य जिस प्रकार से व्यवहार करते उसी प्रकार से व्यवहार अपने खेल में लाते थे। अब जो खाने की चीजें होती, पूरियां कचौरियां होती थी, वो क्या करते थे, पेड़ के पत्तों के जो पत्तियां होती है उनको वह पूरी कचौरियां बना देती थी। और जिलेबियां किसको बनाती, गीली मिट्टी से जिलेबियां बना देती थी। फूड़े घटे के टुकड़ों में बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती थी। अब देखो ये सारे खेल में झूठ मूठ के वह सारे खाने की चीजें बनाते थे, लेकिन उनको बहुत मजा आता था। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। अब देखिए अगर हम मिठाई की दुकान में जाते हैं तो हम खरीदते ना तो पैसे देकर, तो उनको भी मिठाई की दुकान उन्होंने लगाई है तो उनको खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब सचमुच के तो पैसे वो खेलेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने किसके पैसे बनाए दिए थे, ठोकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे जो टुकड़े रहते थे उनको उन्होंने पैसे बना दिए। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। अब दोनों बच्चे जो खेलते थे उसमें वही लोग खरीदते थे और बेचने के लिए भी वही लोग रहते थे और वह झूठ मूठ के पैसे देकर वही खरीदार बन जाते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। अब देखिए इनका यह सारा खेल कौन देखते थे, धीरे धीरे बाबूजी, और उनके साथ वह खेल में वो भी जुट जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरोंदा बनाते थे। अब देखो थोड़ा एक खेल खेलने के बाद फिर उनका खेल चेंज हो जाता था। धूल में मेन दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, फिर दातुन के खंबे। अब देखो घरोंदा घरा घर खेल रहे हैं। दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियां की किवाड़। अब देखिए घर के लिए कौन कौन से स्थान होते हैं, किवाड़ होते हैं, छप्पर होते हैं, दीवार होते हैं, फिर चूल्हा चक्की होती है। तो तरह तरह के घर के ही अन्य चीजों का प्रयोग करके, झूठे मूठे पेड़ पौधों का ये सारी चीजों का प्रयोग करके वह बनाते थे। मोहड़े की चूल्हा चक्की बनाते थे, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी की अब देखो खाना बनाते समय हम लोग घी का प्रयोग करते हैं। अब उनके पास तो खेलने के लिए घी कोई देने वाला नहीं, तो पानी का ही वह घी बना देते थे। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे, अर्थात भोजन तैयार कर देते थे। तो ऐसे झूठा मूठा सारी चीजें लेकर वह वास्तविक का जैसे हम लोग घर में बनाते हैं बड़े सदस्य, उसी प्रकार से झूठ मूठ का। अब यहाँ पर देखो उन्होंने चीनी के लिए बालू का प्रयोग किया है, पिसान के लिए धूल का और घी के लिए पानी के लिए। तो इन सारे चीजों का मिलाकर वह भोजन बना देते थे। हम ही लोग जोनार करते थे और हम ही लोगों की जोनार बेटे थे। अब देखो बच्चे ही खाना बनाते थे और वही खाना करने के लिए पंगत में बैठ जाते थे। जब पंगत बैठ जाती थी अर्थात पंक्तियां बच्चों की, अब देखो 4-5 बच्चे, 6-7 जितने भी बच्चे रहते थे वो एक साथ कतार में बैठ जाते थे। तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांच के अंत में जिमने के पीछे जिमने के लिए बैठ जाते थे। अब देखिए इन सारे बच्चों का खेल कौन देखते थे, भोलानाथ के बाबूजी। फिर जैसे ही बच्चे पंगत में खाना खाने के लिए बैठ जाते थे वह भी आ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरोंदा बिगाड़कर भाग चलते। जैसे ही बाबूजी उनके बीच आ जाते थे तो बच्चे क्या हो जाते, शर्मा जाते थे और हंस देते थे, और हंसकर फिर वह जो झूठ मूठ का घरोंदा बनाया था वह बिगाड़ देते थे, खराब कर देते थे और वहां से भाग चले जाते थे।
वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अब देखो पिताजी भी बच्चों के साथ उनके खेल का मजा लेते थे। बच्चों को हंसते देखकर भी उनके झूठे मूठे खेल को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, अर्थात अत्यंत खुश हो जाते थे। और फिर उनको चिढ़ाते हुए कहते थे कि अगला भोजन हमें कब मिलेगा भोलानाथ। अब देखिए लेखक आगे कह रहे हैं कि इतने खेल पर बच्चे रुकते हैं नहीं और अन्य खेल खेलने में ही जुट जाते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाता, अमोले की घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। अब देखो अब वो घरोंदा भी बना दिया, वो भी खेल खत्म हो गया। उसके बाद अब वो दूसरा कौन सा खेल खेल रहे कि बारात लाते थे। बारात में जैसे जुलूस रहता है, लोगों का समूह रहता था, उस प्रकार से अब झूठ मूठ का वह बाराती बन जाते थे। अमोले की घिसकर शहनाई, अमोली मतलब जो आम के पेड़ के जो टहनियां होती है उसको घिसकर वह शहनाई बनाई देती थी। टूटी चुएदानी की पालकी बनती थी, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे। अब देखो बच्चे खेल खेल में जो देखते हैं ना बड़े समधी, तो वह उनके पास समधी तो घोड़े पर आते थे, लेकिन अब वो उनके पास घोड़ा नहीं रहता, तो वो क्या करते थे, समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे में लगती थी। अब देखो वो उनका खेलने का स्थान जितना होता था उसी में वो खेल खेलते थे। यहाँ से वहां पर बकरी पर चढ़कर बारातें आते थे और उसी के बीच में वो खेल खेलते हुए दरवाजे तक चले जाते थे। वहां काट के पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। अब देखो दुल्हन कैसे पालकी में बैठती है ना, तो अब उनके पास पालकी रहती थी, तो वो क्या करते थे, जो घर आंगन में जो खटिया रहती थी उसी को पालकी बनाती थी, उसी पर दुल्हन को बैठा देते थे। दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उंगार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब देखिए इन सारे खेलों को कौन निहार रहे थे, बाबूजी। और जैसे ही बाबूजी दुल्हन कौन बने, अब देखो सारे बच्चे बॉयज ही होते थे ना, तो उसमें दुल्हन कौन बने हैं, अब कोई बॉयज ही लड़की का रूप धारण करेगा, तो वह बाबूजी को भी उत्सुकता रहता है कि दुल्हन कौन बनी है। तो निरखने के लिए जब से बाबूजी आगे बढ़ते हैं तो बच्चे शर्मा जाते हैं और फिर हंसकर वहां से भाग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती है। इकट्ठा होते ही राय जमती है कि खेती की जाए। अब देखो बच्चे एक खेल खेलते हैं, 5-10 मिनट में दूसरा खेल बदल देते हैं। अब सारे लोग इकट्ठे जम गए सारे बच्चे, और फिर विचार विमर्श करने के बाद अब कौन सा खेल रहे हैं, खेती की जाए। अब किसानों की तरह वो खेती करने जा रहे हैं। अब देखते हैं खेती किस प्रकार से वो करते हैं। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती है, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती है। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध गराड़ी पर चढ़ा लटका दिया जाता है और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते हैं। अब देखो उनके पास बैल नहीं तो 2 बच्चों को ही बैल बना दिया जाता है और मोट खींचने जाते हैं। मोट मतलब देखिए ना, पहले युग में पानी निकालने के लिए जो वस्तु का प्रयोग किया जाता था उसे मोट कहा जाता था, जो कुएं में से पानी निकाला जाता था। चबूतरा खेत बनता था, कंकड़ बीज। अब देखो जो कंकड़ रहते थे उसको ही खेती में डालने के लिए बीज बना देते थे। ठेंगा, हल, जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बुए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती। अब देखो हमारे यहाँ पर खेती किसान कितने महीने तक फसल की इंतजार करते रहते, लेकिन उनको फसल तो 1 मिनट में तैयार हो जाता था। फिर फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। अब देखो यहाँ पर लोकगीत का प्रयोग किया गया है। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठे थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अब देखो फिर से बाबूजी उनका वो खेल निहारते थे, उन हंसी मजाक करने के लिए उनके पास आ जाते थे। बस फिर क्या, हम लोग जो का तो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। तो इस प्रकार सारी चीजों का वो मौज मस्ती से लेते थे।
ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटुए भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे लेते थे। अब देखिए जो आने जाने वाले लोग रहते थे वो भी उनके इन नाटक को तमाशे को देखते रहते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सतू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई औहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अब क्या चिल्लाते थे वे? रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमारे मेहरी। अब देखिए यहाँ पर जब कभी कोई ऐसी दुल्हन में जाने देखते थे तो वह ऐसे चिल्लाने लगते थे। हाँ, रहरी मतलब अरहर। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। अब देखो वह उस दुल्हन को चिढ़ा रहे थे, इसलिए उस दुल्हन ने उनको बहुत डांटा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। तो इस प्रकार देखो बच्चों के हंसी मजाक में उनके पिताजी भी शरीक होते थे। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। शब्दार्थ: चंदोआ छोटा शमियाना, मुहड़े ऊपर का गोल मुंह, आचमनी पीने के काम आने वाला चम्मच जैसा बर्तन, जोनार दावत, पंगत पंक्ति, जिमने भोजन करना, अमोले आम का उगता हुआ पौधा, कुल्हे मिट्टी का लोटा, ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, मोट चमड़े का बना थैला, कसोरे मिट्टी का बना छिछला कटोरा, बरोही पथिक, ठिठकर चौकर, रहरी अरहर। तो बच्चों इस प्रकार इन परिच्छेदों के द्वारा हमें यही समझ में आता है कि जो बच्चे जिस प्रकार से खेल खेलते थे उन खेलों में पिताजी भी शरीक होकर उनके पुत्र के प्रति एक वात्सल्य या ममता या स्नेह हमें दिखाई दे रहा है। पाठ के अगले परिच्छेदों को पढ़ेंगे हम इसके अगले भाग में।